नेक्स्ट है तटीय मैदान। तटीय मैदान इसे भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट पर्वत जिसे सह्याद्री पर्वत कहते हैं, तो पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पर्वत तथा ये अरब सागर, इधर अरब सागर, तो पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पर्वत तथा अरब सागर के बीच जो सकरा मैदानी क्षेत्र है उसे ही पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, तट के सहारे सारे। उसी प्रकार से पूर्वी तटीय मैदान यानी कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, इधर है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो पहाड़ियों के रूप में है, तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और इधर बंगाल की खाड़ी, तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो सकरा तटीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है तट के साथ, तो उसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान हमने अभी बताया कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी एवं अरब सागर के मध्य अवस्थित है, तट के सहारे सहारे। विस्तार कच्छ के तट से कन्याकुमारी तक है, इसका विस्तार है कच्छ के तट से कन्याकुमारी तक। कच्छ के तट और कन्याकुमारी आप ये देख सकते हैं, ये है कच्छ का तट, ये कच्छ है और ये इसे ही बोलते हैं कच्छ का तट। यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, लास्ट छोर है कन्याकुमारी, यहाँ तक है। यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम चौड़ा है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी या सह्याद्री पर्वत श्रेणी से जो नदियाँ गिरती हैं वो डायरेक्ट गिरती हैं, वो कोई डेल्टा सेल्टा नहीं बनाती है जो अरनद में बनाकर डायरेक्ट अरब सागर में विलीन हो जाती है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है पश्चिमी घाट पर। इसलिए ये अपने साथ मालवा जो बहाती है बिछाती नहीं है, जो बहा कर लाती हैं अरब सागर में चली जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर चौड़ाई कम हो जाती है। और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में, पूर्वी घाट दूर से आती हैं, एक तो नदियाँ पश्चिमी घाट से आती हैं, पूर्वी घाट में नदियाँ इधर पश्चिमी घाट से आती हैं और इधर अपने साथ मालवा बहा कर लाती हैं, और यहाँ पर पूर्वी घाट के सहारे सारे बिखेर देती है और खुद कई धाराओं में बढ़ जाती है, डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो इसलिए इधर क्षेत्र जो है थोड़ा चौड़ा होता है, जबकि पश्चिमी घाट में ऐसा नहीं है, पश्चिमी घाट में सकरा क्षेत्र है। इसकी औसत चौड़ाई यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई है 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर मतलब औसत है, कहीं अधिक भी है कहीं कम भी है, लेकिन औसत 65 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर है, जो करीब 80 किलोमीटर है, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर। ये गुजरात में यहीं से नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ यहाँ गिरती हैं। ये खाड़ी है खंबात की खाड़ी, ये खाड़ी खंबात खाड़ी है, तो इसी खंबात की खाड़ी में ही नर्मदा और ताप्ती नदियाँ गुजरती है। नर्मदा के किनारे पर इसका चौड़ाई ज़्यादा है, इसका विस्तार तो यहाँ कच्छ के तट से है और कन्याकुमारी तक, चौड़ाई इसकी नर्मदा के तट पर ज़्यादा है। इसकी अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा एवं ताप्ती के मुहाने पर है, जो करीब 80 किलोमीटर है। ये जलमग्न तट है, और जलमग्न तट क्योंकि जलमग्न तट है, हमने बताया कि नदियाँ डायरेक्ट गिरती हैं, ऊंचाई से गिरती हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई मलबा बिछाती नहीं है, कोई मलबा बिछाती नहीं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसलिए जलमग्न तट है, यानी जल में विलीन तट है, जल में पूरी तरह से विलीन है। अब क्योंकि जल में गहराई है, जल में उतरेंगे तो डायरेक्ट गहराई मिलेगी, और जब डायरेक्ट गहराई मिलेगी जलमग्न मिलेगा, तो यहाँ प्राकृतिक रूप से बंदरगाहों का विकास किया जा सकता है। प्राकृतिक परिस्थितियाँ बंदरगाहों के लिए उपलब्ध है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ छिछले तट होंगे, जल छिछला होगा, वहाँ पर जहाज़ों का निचला तट टकराता है ज़मीन में, इसलिए वहाँ समस्याएं होती है बंदरगाह बनाने में। और अगर बनाना भी है तो कृत्रिम रूप से उस प्रकार का उपलब्ध कराना पड़ता है वातावरण बंदरगाह बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पश्चिमी तट पर ऐसा कुछ नहीं है, गहराई है, तो इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक आवास उपलब्ध है बंदरगाहों के लिए। इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है: काठियावाड़ मैदान या काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। काठियावाड़ मैदान या काठियावाड़ तट कच्छ के रण से काठियावाड़ तक, ये है कच्छ का रण, ये कच्छ का रण है, गुजरात का कच्छ जिला है, तो ये कच्छ का रण है। रण मतलब दलदल भूमि, क्योंकि यहाँ राजस्थान से प्रवाहित होने वाली कुछ नदियाँ आकर यहीं पर विलीन हो जाती है, समुद्र में नहीं जाती है, इसलिए यहाँ पर दलदल बन जाता है, तो जिसे कच्छ का रण या कच्छ का दलदल बोलते हैं। तो कच्छ का रण यह है, तो कच्छ के रण से लेकर इस प्रकार से ऐसे ऐसे यहाँ काठियावाड़ तट है, ये काठियावाड़ तट इसे बोला जाता है। कितने
तो काठियावाड़ तक, इस तट को काठियावाड़ का मैदान या गुजरात का मैदान या काठियावाड़ तट कहते हैं। कोंकण तट, कोंकण तट दमन से गोवा तक 530 किलोमीटर है कोंकण तट। यहाँ पर दमन है, दमन, दमन दीव। तो दमन से लेकर ये गोवा आप देख रहे हैं, ये गोवा तक इस तट को बोलते हैं कोंकण तट, जो 530 किलोमीटर की लंबाई है। और काठियावाड़ तट की लंबाई हमने नहीं बताया क्योंकि ये लंबा है ही नहीं, ये सर्पिलाकार इस प्रकार से इधर उधर से है, तो लंबा है ही नहीं, इसकी लंबाई नहीं बताया। कोंकण तट दमन से गोवा तक 530 किलोमीटर, कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु तक 525 किलोमीटर, कन्नड़ तट। ये गोवा से, और यहाँ पर है यहाँ पर है कर्नाटका का मंगलुरु, तो गोवा से मंगलुरु तक, ये गोवा से मंगलुरु तक ये तट जो है कानरा तट बोलते हैं इसको, अथवा कन्नड़ तट बोलते हैं, क्योंकि कर्नाटका में अवस्थित है, ये कर्नाटका है, तो कर्नाटका के नाम पर कानरा तट अथवा कन्नड़ तट इसे बोलते हैं, मंगलुरु तक स्थित है। 525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नेक्स्ट मालाबार तट है, ये वाला मालाबार तट जो मंगलुरु से लेकर ये कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक है, तो इसे बोलते हैं मालाबार तट, जिसकी 550 किलोमीटर लंबाई है मालाबार तट की, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। मालाबार तट में यहाँ अनेक लंबे सकरे पश्च जल पाए जाते हैं, वाटर बैग। पश्च जल क्या होता है? पश्च जल जैसे सपोज करें यहाँ से कोई नदी आ रही है, यहाँ से कोई नदी आ रही है, अपने साथ जो गाद उद इकट्ठा कर रही है यहाँ पर बिछा रही है, यहाँ पर बिछाए, थोड़ा सा यहाँ पर बिछाए, इस प्रकार से इधर आ गए, फिर बिछाते बिछाते इधर से, फिर इधर की एक धारा इधर भी आ गई मान लीजिए, तो इधर उधर बिछाते बिछाते इधर जमीन बन गया, और ये खाली स्थान बन गया बीच में, ये बीच में खाली स्थान बन गया। जब ज्वार भाटा आएगा इसमें जल भर जाएगा, मतलब ये हमने यहाँ बना दिया, ये इसमें होगा, जमीन में होगा, ये केरल में, तो ये इसमें जल भर जाएगा, और जल किसका भरेगा? समुद्र का। तो समुद्र का जल खारा होता है, तो ये खारा झील बन जाएगा, नमकीन झील बन जाएगा ये। तो यही मालाबार तट में अनेक लंबे सकरे पश्च जल पाए जाते हैं, इसी को पश्च जल बोलते हैं, जिन्हें वाटर बैग, जिन्हें केरल में स्थानीय रूप से इसे कयाल कहा जाता है। ये लेगुन प्रकार की झील होती है, यानी कि खारे झील, नमकीन झील होती हैं। एग्जाम्पल इसका है बेम्बानड झील और अष्टमडु झील, ये दोनों झील केरला में अवस्थित है। बेम्बानड झील पर ही कोच्चि बंदरगाह अवस्थित है। बंदरगाहों के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो उस समय देखेंगे कोच्चि बंदरगाह बेम्बानड झील पर ही अवस्थित है। इस तट की नदियाँ ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं तथा समांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण देती है। हमने अभी बताया, हमने कुछ समय पहले हमने बताया कि पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी ज़्यादा ऊंचा है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी ज़्यादा ऊंचा है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, और इधर पूर्वी घाट श्रेणी पर्वत श्रेणी तो कटा छटा है। तो पश्चिमी घाट जो नदियाँ बहती हैं वो उनकी लंबाई कम होती है तथा ऊंचाई से गिरती हैं। पूर्वी घाट में जो नदियाँ बहती हैं इनकी लंबाई ज़्यादा होती है और धीरे धीरे ढलान यहाँ पर है। तो पश्चिमी घाट में जो नदियाँ बहती हैं वो इनका प्रवाह ज़्यादा होता है, और जब प्रवाह ज़्यादा होता है तो ये पश्चिमी घाट अगर सपोज करें, जब है ये अगर पश्चिमी घाट है तो यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, और क्योंकि ऊंचाई से बह रही हैं नदियाँ तो इनमें प्रवाह ज़्यादा है, और प्रवाह ज़्यादा है तो अपने साथ जो गाद उद इकट्ठा करके बहा कर लाती हैं उसे यहाँ पर बिछाती नहीं है, जब बल्कि समुद्र में लेकर चली जाती हैं, क्योंकि इनमें प्रवाह अधिक होता है। तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, ज्वारनात्मक बनता है, इसे ज्वारनात्मक बोलते हैं। जबकि पूर्वी घाट में नदियाँ धीरे धीरे नीचे उतरती हैं, यानी कि उन्हें प्रवाह कम होता है, और प्रवाह कम होता है तो अपने साथ जो भी गाद इकट्ठा करके लाती हैं उसे अपने मुहाने पर बिछा देती हैं, और खुद ही कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से खुद ही कई धाराओं में विभक्त हो जाती है नदियाँ, और इधर यहाँ पर गाद बिछा दी और अपने कई धाराओं में विभक्त हो गई, इसी को डेल्टा बोलते हैं। तो पूर्वी घाट में डेल्टा बनता है और पश्चिमी घाट में ज्वारनात्मक बनता है। पश्चिमी घाट में समांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण मिलता है, क्योंकि नदियाँ छोटी छोटी हैं, ऊंचाई से बह रही हैं, तो लगभग
एक दूसरे के समांतर बहती हैं, इसे समांतर अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसे नदी वाले चैप्टर में फिर से दोबारा आएगा, समांतर अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। कुछ अवशिष्ट मैदान का निर्माण हुआ है पश्चिमी घाट तटीय मैदान में। पश्चिमी तटीय मैदान में कुछ अवशिष्ट मैदानों का निर्माण हुआ है, जैसे सौराष्ट्र का मैदान, कच्छ का मैदान, ये अवशिष्ट मैदान है। यह है कच्छ का मैदान, जो रन ऑफ कच्छ है यानी कि दलदल भूमि है। यह है सौराष्ट्र का मैदान, सौराष्ट्र का मैदान। तो कच्छ का मैदान और सौराष्ट्र का मैदान एक अवशिष्ट भूमि है। अवशिष्ट का मतलब होता है कि नदियां बहाकर आई, अपने साथ मलबा जो बहाकर लाई, वहां उसको यहाँ पर बिखेर दी, समुद्र में नहीं लगी, यहीं पर। हमने बताया कच्छ के रण में अधिकांश नदियां राजस्थान से जो आती हैं, कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं जाती हैं, अपना पानी यहीं पर डाल देती हैं, और इसलिए यहाँ पर दलदल क्षेत्र बन गया है, जिसे कच्छ का रण बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना मलबा बिखेर देती हैं, तो ये मलबा बिखरता बिखरता धीरे धीरे अपना जमीन बन जाता है। तो यहाँ भी सौराष्ट्र प्रदेश में भी यही हुआ है। तथा दूसरा एक और रीजन है कि यहाँ से जब ज्वार भाटा उठता है, तो ज्वार भाटा पानी के साथ जो गाद उद इकट्ठा होकर आता है पानी के साथ, वो यहाँ पर बिखर जाता है, और बिखर के धीरे 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 करके मैदान का निर्माण हो गया है। और इसी को हम लोग अवशिष्ट मैदान कहते हैं। तो कच्छ का मैदान और सौराष्ट्र का मैदान एक अवशिष्ट मैदान का उदाहरण है। यह मैदान मध्य में संकीर्ण था, उत्तर में अपेक्षाकृत चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर रहे हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है तथा उत्तर में और दक्षिण में चौड़ा है। उत्तर में आप देखें, उत्तर में तो ये मैदान है, कच्छ का मैदान सौराष्ट्र का मैदान है, तो उत्तर में चौड़ा है। इधर केरला में भी कुछ झीलें भी पाई जाती हैं, बेम्बानर, अष्टमुटी इत्यादि प्रकार की, यानी कि पश्च जल इसमें पाए जाते हैं। इधर भी चौड़ा है, और इधर केरल के गोवा के आसपास थोड़ा सकरा है ये मैदान। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और बंगाल की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और बंगाल की खाड़ी के मध्य। सुवर्ण रेखा नदी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सीमा पर एक नदी बहती है, जिसे बोलते हैं सुवर्ण रेखा। ये उड़ीसा है और ये वेस्ट बंगाल है, ये उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सीमा पर एक नदी बहती है, इस नदी को बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी से यहाँ से लेकर इधर कन्याकुमारी तक इस तट का पूर्वी तट के सहारे सहारे जो मैदान का निर्माण हुआ है, उसे ही बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। औसत चौड़ाई इसकी 120 किलोमीटर है। इसका कारण यह है कि हमने बताया कि पूर्वी तट पर जो नदियां आती हैं दूर से बहकर आती हैं, यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी की ओर से आती हैं, तो दूर से आती है तो मलबा भी ज़्यादा लाती हैं तथा धीरे धीरे ढलानों पर उतरती हैं, तो इनमें प्रवाह कम होता है। और जब प्रवाह कम होता है तो पूर्वी तट पर अपना गाद इकट्ठा कर देती है, बिखेर देती हैं, और खुद कई धाराओं में बढ़कर डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो इसलिए मैदान का निर्माण होने लगता है। तो मैदान का निर्माण होता है, इसलिए इधर चौड़ाई अधिक होती है मैदान की। इस मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। छिछला तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पत्ताश्रय कम मिलता है, क्योंकि पूर्वी घाट छिछला तट है, क्योंकि यहाँ पर नदियों ने गाद इकट्ठा किया है, तो इधर तट छिछला है। और छिछला तट है, जैसे सपोज करें ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। ये अगर सपोज करें ये जल है और यहाँ जल ये है। यहाँ पर क्योंकि जल पूर्वी तट पर कम है, जो कम जल है, और जब छिछला जल होगा तो इसमें जहाज़ों का निचला तल लड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर बंदरगाहों का विकास कम होता भी है, तो कृत्रिम रूप से उस प्रकार का बनाया जाता है। जबकि पश्चिमी तट पर ऑटोमेटिक है, प्राकृतिक रूप से है, क्योंकि यहाँ गहराई ज़्यादा है। तो पूर्वी तटीय मैदान में छिछला तट होने के कारण यहाँ पर पत्तन और पताश्रय कम मिलते हैं। इस मैदान में लेगुन झीलों का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार से पश्चिमी तटीय मैदान में केरल में कयाल नाम से झीलों का निर्माण हुआ है, जो खारी झीलें होती हैं, उसी प्रकार से इधर भी पश्चिमी तट पर भी इस पूर्वी तट पर भी कुछ झीलों का निर्माण हुआ है।
पूर्वी तट पर भी इधर भी कुछ झीलों का निर्माण हुआ है, और ये भी झीलें उसी प्रकार से बनी हैं। जब ज्वार भाटा आएगा तो पानी भर जाएगा, और पानी समुद्र का होगा तो खारा होगा, तो ये भी झीलें नमकीन झीलें होती हैं, खारे झीलें होती हैं, जैसे चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लेकिन ये खारा झील है, यानी कि नमकीन झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है जो उड़ीसा में अवस्थित है। कोलेरो झील ये आंध्रा तट पर है। गोदावरी व कृष्णा नदियों का डेल्टा आपस में मिलता है, दो नदियों का डेल्टा आपस में मिलता है। आप याद करेंगे, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदावरी और कृष्णा, इन गोदावरी कृष्ण नदियों का डेल्टा और कृष्णा नदियों का डेल्टा, गोदावरी और कृष्णा नदियों का डेल्टा आपस में मिलता है, और इन्हीं दोनों डेल्टाओं के बीच में जहाँ मिलता है उन्हीं मिलन स्थल पर एक झील का भी निर्माण हुआ है, जिसे बोलते हैं कोलेरो झील। जैसे जैसे इधर से नदी आई, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर दी, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर दी, इधर से एक और नदी आई और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर दी। इन दोनों डेल्टाओं का निर्माण, दोनों डेल्टाएं आपस में मिल रही हैं, और यहाँ पर दोनों डेल्टाओं के बीच में एक झील का निर्माण हुआ है, जिसे कोलेरो झील कहते हैं। तो कोलेरो झील जो है आंध्रा तट पर है और गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा पर है। पुलिकट झील आंध्रा और तमिलनाडु की सीमा पर है। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है, तो यहाँ पर झील है पुलिकट झील। और ये सभी झीलें खारे पानी की झीलें हैं। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जिस प्रकार से हमने पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा था, उस प्रकार से ही पूर्वी तटीय मैदान को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक उत्कल तट, एक उत्तरी सरकार तट और एक कोरोमंडल तट। एक उत्कल तट जो उड़ीसा में अवस्थित है, जिसकी लंबाई 400 किलोमीटर और चौड़ाई 120 किलोमीटर है, उत्कल तट। उड़ीसा वाले तट को उत्कल तट हम बोलते हैं। उसके बाद है उत्तरी सरकार तट, इसके दक्षिणी भाग को गोलकुंडा तट भी कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट यानी कि आंध्रा तट को, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट हम बोलते हैं, और इसी के ये दक्षिणी जो तट है, दक्षिणी सिरा है, इसी को हम गोलकुंडा तट कहते हैं, क्योंकि इधर गोलकुंडा अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है कोरोमंडल तट, पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक 675 किलोमीटर की लंबाई में, जिसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। यह है कोरोमंडल तट। यहाँ पर कोलेरो झील है, आंध्रा और तमिलनाडु की सीमा पर एक कोलेरो झील है, और यहाँ पर कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, तो कोलेरो झील से कन्याकुमारी तक का तट जो है कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत का औसत समुद्र तट चेन्नई तट से मापा जाता है। आप देखे होंगे, कुछ नहीं देखे होंगे तो स्टेशन पर देखे होंगे, जहाँ स्टेशन का नाम वाम लिखा होता है, वहाँ पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर, 176 मीटर, 180 मीटर जो भी होता है, तो समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता, लिखा होता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई क्या मतलब है कि वो स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है। तो कहाँ का समुद्र तल लिया जाता है, तो चेन्नई तट लिया जाता है। चेन्नई तट का जो समुद्र तल है वहीं से मापा जाता है। सर्वाधिक चौड़ाई, पूर्वी घाट की जो सर्वाधिक चौड़ाई है तमिलनाडु में स्थित है, और पश्चिमी घाट की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है, नर्मदा और ताप्ती के आसपास। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।